सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें हम लोग आवेशों के बारे में पढ़ चुके थे और कोई भी वस्तु कितने प्रकार से चार्ज की जा सकती है, कितनी विधियाँ होती हैं चार्ज करने की, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अगर आप लोग चैनल में नए हो या फिर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए, ताकि आज की जो बातें बताई जाए वो अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जानेंगे मूल आवेश क्या होता है। तो हेडिंग बना लीजिएगा, मूल आवेश। मूल आवेश, ठीक है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उसी आवेश को मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, तो लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, E बराबर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 गुलाम होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, इसी चार्ज को बोला जाता है मूल आवेश। ठीक, बात समझ में आ गई ना। तो इसको अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। अब अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण। देखिए भैया, आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होता है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक, इसी को हम बोलते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। फिर सुन लीजिएगा, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसी को क्वांटमीकरण कहते हैं। राइट, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, इसी को क्वांटमीकरण कहते हैं। इसी को क्वांटमीकरण कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का ही गुणज होता है, चाहे वो 2 का हो, 3 का हो, 4 का, 5 का भी गुणज हो सकता है। यानी कुल मिला के इलेक्ट्रॉन के आवेश का ही गुणज होता है और इसी को बोला जाता है क्वांटमीकरण। ठीक है, तो इसको लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, अब अगली चीज हम सीखेंगे, आवेशों की गणना। ठीक है, हेडिंग बना लीजिएगा, आवेशों की गणना। आवेशों की गणना, किस प्रकार हम किसी वस्तु पर आवेश का कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पर क्यू चार्ज है, क्यू आवेश है। ठीक है, अगर देखिए मान लीजिए इस वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी तो इस वस्तु पर चार्ज कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। और अगर दो इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी तो इस वस्तु पर चार्ज कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। राइट, तो यहाँ पे समझिए, अगर वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है
तो वस्तु पर आवेश कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, और अगर वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है तो चार्ज उस वस्तु पर कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, राइट। और अगर वस्तु पर 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है तो वस्तु पर चार्ज कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक, इसी प्रकार अगर वस्तु पर n इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता है तो उस वस्तु पर कितना चार्ज होगा, Ne के बराबर होगा। कितने, Ne के बराबर। ठीक है, तो ये इस फार्मूले के द्वारा किसी वस्तु पर आवेश की गणना हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए कि जहाँ Q वस्तु पर आवेश होगा, क्या होगा, वस्तु पर आवेश। ठीक, और n क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लीजिए। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है, इसको तो सभी लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, आप लोग भी जानते हो। ठीक है ना, हाँ, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब इस पर कुछ हम अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए। ठीक है, चलिए इसको रख कर रहे हैं। ओके, तो अब कुछ छोटे छोटे पहले हम न्यूमेरिकल करेंगे, इस पर सवाल। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धनावेश है। कैसा है, धनावेश है, तो उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़े दे रहे हैं। कह रहा है यदि किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धन आवेश है, ठीक, तो उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। यहाँ पे देखिए दिया है उस वस्तु पर आवेश क्यों दिया है 8 कूलाम। ठीक, और तो बताना है आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या फिर कमी। अच्छा, आवेश कैसा है, धन आवेश है, धन आवेश। ठीक है, तो धन आवेश अगर है तो भैया यहीं से पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, कमी होगी। आपको बताया थे अगर वस्तु पर धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, राइट। अब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसको निकाल लेते हैं। आपको अभी अभी फार्मूला बताया है Q बराबर Ne। ठीक है, या यहाँ से हम निकाल सकते हैं N बराबर E को नीचे कर देंगे, Q बाई E हो जाएगा। ठीक, Q की वैल्यू दिया है 8, कितना, 8 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जानते हैं 1.6 गुणे 10 की घात -19। अच्छा, दशमलव काटेंगे ऊपर 0 हो जाएगा, 16×5 80, 10 की पावर -19 को ऊपर लाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो ये बनेगा 5 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 19 इलेक्ट्रॉन। और क्या होगा, कमी होगी, क्योंकि वस्तु पर धन आवेश है, इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है,
तो नोट कर लीजिए, एक इस पे और सवाल करते हैं। चलिए इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन ये है, यदि किसी वस्तु पर वस्तु पर 8 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 8 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, तो कमी है तो उस वस्तु पर कितना आवेश होगा, कितना और कैसा आवेश होगा, ठीक है, कितना और कैसा आवेश होगा, आवेश होगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि उस वस्तु पर कितना आवेश होगा और कैसा होगा, यानी धन आवेश होगा कि ऋण आवेश होगा, राइट। चलिए यहाँ पे देखिए वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है n बराबर 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहाँ पे क्या है, कमी हो रही है, तो आधा क्वेश्चन तो यही से हो गया, कमी है तो इसका मतलब है कि उस पर चार्ज कैसा होगा, धन आवेश होगा, ठीक है। आप फार्मूला जानते हैं Q बराबर NE, ओके। तो यहाँ से हम अगर n का मान निकालें तो n बराबर हो जाएगा Q बाई E। Q का मान, अच्छा Q हमें निकालना ही है, राइट, Q हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे n का मान दिया 8 और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19, तो n बराबर, एक मिनट, ये Q बराबर है, ठीक है। तो Q बराबर हो जाएगा 16 अट्ठे 128, कितना हो जाएगा 16 अट्ठे 128। अब यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव लगा देंगे, ठीक, या इस दशमलव को यहाँ पे लाना चाहते हैं तो यहाँ पे लाएंगे। अब देखिए दशमलव को हम अपनी तरफ ला रहे हैं, तो जब हम दशमलव को अपनी तरफ लाते हैं तो 10 की पावर में उतने जुड़ जाते हैं जितने अंक अपनी तरफ खींचते हैं। तो एक अंक लाएंगे तो एक जुड़ जाएगा, तो 1.28 गुणे 10 की घात -19 + 1, तो Q बराबर हो जाएगा 1.28 गुणे 10 की घात 18 होगा ना, 18 कूलम, ठीक है। अब ये कैसा होगा, धन आवेश होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, धन आवेश, ठीक है। और ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम रब कर दे रहे हैं, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, एक कूलाम धन आवेश में, एक कूलाम धनावेश बेस में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही पूछ रहा है, आवेश दिया है, ठीक, आवेश कितना दिया है, 1 कूलम, तो Q बराबर हो जाएगा 1 कूलम और हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है n। आप जानते हैं Q बराबर सूत्र होता है NE के, ठीक है। अभी अच्छा यहाँ से n का मान अगर निकालेंगे तो E नीचे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा ना Q के,
तो यहाँ से मिल जाएगा n बराबर क्यू बाई ई। n बराबर क्यू की वैल्यू दिया है 1 और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक, इतना होता है। अब देखिए दशमलव काटेंगे, ऊपर 10 हो जाएगा, 10 की पावर -19 को ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 10/16 गुणे 10 की घात +19। ठीक है, अब ये देखो 2 पंचे 10, 2 अठे 16, तो n बराबर हो जाएगा 5/8 गुणे 10 की घात 19। अब जब आप 8 से 5 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.625 गुणे 10 की घात 19। अच्छा, एक बात और बताते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी दशमलव में नहीं होगी भाई। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पूरा पूरा निकलेगा, आधा या फिर तिहाई नहीं निकलेगा। ठीक, तो इसको हम पूर्ण संख्या बनाएंगे तो भैया यहाँ से दशमलव को उधर ले जाएंगे, 3 अंक उधर खिसकाएंगे, 3 अंक उसमें से घटा देंगे। ठीक है, 3 माइनस कर देंगे 10 की पावर में। आपको बताया ना कि दशमलव जब अपनी तरफ लाते हैं तो उसकी पावर में घटा वो जोड़ देंगे, और जब अपने से दूर ले जाएंगे तो घटा देंगे 10 की पावर से। ठीक, तो ये बनेगा 625 गुणे 10 की घात 19 -3। ठीक है, 19 -3। ओके, तो यहाँ से मिल जाएगा 625 गुणे 10 की घात 16। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आवेश कैसा था, धन आवेश, तो वस्तु पर आवेश की क्या होगी, कमी होगी। ये होगी। इस तरह से ये 3 छोटे छोटे क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा दिए हैं। ठीक है, अब अगली चीज़ समझते हैं, इसको रब कर रहे हैं। ओके, तो अब हम अगली चीज़ समझेंगे, द्रव्यमान तथा आवेश में अंतर। ठीक है, तो अगली हेडिंग बना लीजिएगा, द्रव्यमान तथा आवेश में अंतर। द्रव्यमान तथा आवेश में अंतर। ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। चलिए, एक तरफ डाल लीजिएगा द्रव्यमान और एक तरफ डाल लीजिएगा आवेश, और बीच से पार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं द्रव्यमान और आवेश में क्या अंतर होता है। देखिए, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो सदैव पॉजिटिव होता है। ठीक है, सदैव पॉजिटिव होता है, और किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, आवेश धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा देखिए, किसी भी वस्तु पर जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो आवेश के बिना हो सकता है। भाई अगर वस्तु है उसका तो द्रव्यमान तो होगा ही, जरूरी नहीं कि उस पर आवेश भी हो। ठीक, तो बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, संभव है। बिना आवेश के, नंबर 2 डाल लीजिएगा, बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। ठीक है, या द्रव्यमान होगा, जबकि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। ठीक है, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है। अरे भैया, किसी पर भी अगर हम आवेश की बात करेंगे तो कोई वस्तु होगी ना, किस पर आवेश होगा, अगर वो वस्तु है तो द्रव्यमान जरूर होगा। ठीक है, अगला नंबर समझिए। देखिए, द्रव्यमान जो है वो वस्तु की गति पर निर्भर होता है। ठीक है, द्रव्यमान
वस्तु के गति पर निर्भर होता है। ठीक है, जबकि आवेश जो होता है, आवेश गति पर निर्भर नहीं करता है, गति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, कहने का मतलब है अगर मान लीजिए भारी वस्तु है, ठीक है, तो और एक हल्की वस्तु है, इस पर सामान्य बल लगाएंगे, ठीक है, तो भारी वाली वस्तु स्लो मोशन में गति करेगी। ठीक है, और जो हल्की वाली होगी वो तेज मोशन में गति करेगी। जबकि आवेश में क्या, आवेश के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो चाहे स्लो गति करे चाहे तेज गति करे, जितना आवेश है उतना ही रहेगा। ठीक, अच्छा, इसको नोट कर लीजिए। और अगला पॉइंट समझते हैं। देखिए, द्रव्यमान जो होता है, आप लोग कक्षा 11 में भी पढ़े होंगे, द्रव्यमान आकर्षण प्रकृति का होता है, यानी दो द्रव्यमानों के बीच सदैव आकर्षण का बल लगता है। कैसा बल लगता है? आकर्षण का बल। जबकि हम आप लोगों को आवेश में क्या बताया है कि दो आवेशों के बीच आकर्षण भी लगता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों लगता है, प्रतिकर्षण। ठीक है, दो आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों लगता है। ठीक है, अच्छा, तो इस प्रकार से द्रव्यमान तथा आवेश में अंतर हो गया। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम अगली चीज समझते हैं। ठीक, इसको रख कर रहे हैं। ओके, अब अगली चीज हम समझेंगे, किसी साबुन के बुलबुले को आवेश देने पर उसके आकार में परिवर्तन। ठीक है, जैसे कोई साबुन का बुलबुला है और अगर उसको आवेशित किया जाए तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होगा, ये चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिएगा, साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसके आकार में परिवर्तन। ठीक है, आइए इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा, ये देखिए, जो साबुन का बुलबुला होता है वो कैसा होता है, गोलाकार का होता है, गोले के आकार का होता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये कोई साबुन का बुलबुला है, ठीक, जिसकी त्रिज्या मान लीजिए r है जाए। ठीक है, और द्रव्यमान मान लीजिए m है, ठीक है, और घनत्व मान लीजिएगा, घनत्व रो है। ठीक है, घनत्व को रो से डिनोट करते हैं ना, और इसका जो आयतन होगा, आयतन मान लीजिए v है। क्या है? v है। ठीक, अच्छा, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो घनत्व को रो से लिखते हैं, रो द्रव्यमान m बटे आयतन v। यहाँ से अगर हम m निकालें तो m बराबर क्या हो जाएगा, रो v हो जाएगा। अच्छा, जो ये साबुन का बुलबुला है ये गोले का आकार का है। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अच्छा, यहाँ से हम थोड़ा ध्यान से देखें,
इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं, 4/3 रो पाई आर क्यूब। यहाँ पे 4/3 रो पाई जो होता है ये पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि 4/3 पाई रो क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो इस सूत्र को हम देखकर बता सकते हैं कि जो m होगा वो प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब के, ठीक है। या इसी चीज को हम ये भी कह सकते हैं r प्रोपोर्शनल होगा m⁴ के, ठीक है। ये रिलेशन मिला है, इस रिलेशन से हम समझेंगे इसको आवेशित करने पर क्या प्रभाव, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे समझिए भैया, अगर मान लीजिए अगर यदि बुलबुले को धन आवेश दिया जाए, क्या दिया जाए, बुलबुले को धन आवेशित किया जाए, धनावेशित किया जाए, ठीक है। तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होता है, ठीक। अगर देखिए भैया बुलबुले को धन आवेश करेंगे, आप जानते हैं अगर उस वस्तु पर धन आवेश देंगे या धन आवेश रहेगा तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, यहाँ पे धन आवेश, समझो धन आवेश होने पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होने का मतलब है कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। और जब उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी आएगी, द्रव्यमान में कमी होगी, मान में कमी आएगी, ठीक। और भैया जब द्रव्यमान में कमी आएगी तो ये देखिए रिलेशन, इस रिलेशन को बता सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक के घटने से दूसरे भी घटेगी और दूसरे के बढ़ने से दूसरे भी क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझा गई ना, एक के घटने से दूसरी घटेगी, ठीक, और दूसरे के बढ़ने से दूसरे भी बढ़ेगी, राइट। ये बात ध्यान रखना, ओके। तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान में कमी आ रही, मतलब द्रव्यमान घट रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि त्रिज्या भी क्या होगी, घटेगी, त्रिज्या घटेगी, और त्रिज्या घटेगी तो बुलबुले का आकार जाहिर सी बात है घटेगा। तो आप कह सकते हैं कि अतः साबुन के बुलबुले को धनावेशित करने पर उसके आकार में कमी होगी, ठीक है। लिख सकते हैं अतः साबुन के बुलबुले को धनावेशित करने पर उसके आकार में उसका आकार घटेगा, ठीक है, करने पर उसका आकार घटता है, आकार घटता है, ठीक है। अच्छा ये तो धन आवेशित किया गया तब आकार घटा है, अगर मान लीजिए उस बुलबुले को ऋणावेशित किया जाए, ठीक, तो आप लिख दीजिएगा यदि बुलबुले को ऋणावेशित किया जाए, ठीक है, तब देखिए क्या परिवर्तन होगा। अगर ऋणावेशित होगा, ठीक है, उस वस्तु पर जो चार्ज होगा ऋण चार्ज होगा, तो जाहिर सी बात है कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो भैया उस वस्तु का या उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा। और जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो उस बुलबुले की त्रिज्या भी बढ़ेगी,
ठीक है, त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। और समझिए, जब त्रिज्या बढ़ेगी तो उसका आकार जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर उसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अतः करके आप लिख सकते हो, अतः साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर उसका आकार बढ़ता है, उसका आकार बढ़ता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। अब एक लास्ट टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर का, उसके बाद फिर हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, इसको रब कर रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है, दो आवेशों को किसी तार के द्वारा संबंधित करने पर क्या प्रभाव होता है। ठीक है, वो पढ़ेंगे। हेडिंग बना लीजिएगा। ये जो पढ़ाने जा रहे हैं ये न्यूमेरिकल में आप लोगों को काम लगेगा। ठीक, कि किसी दो आवेशों को तार से संबंधित करने पर या जोड़ देने पर, ठीक है, संबंधित करने पर, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो वस्तु है, इस वस्तु पर Q1 चार्ज है और एक वस्तु ये है, इस पर Q2 है। ठीक है, अगर हम इन दोनों वस्तुओं को किसी तार के द्वारा क्या करते हैं, संबंधित करते हैं, तो होता क्या है, जैसे ही हम इसको तार के द्वारा संबंधित कर देते हैं तो दोनों पर जो है बराबर बराबर आवेश बढ़ जाता है। और बराबर कैसा होता है, दोनों का योगफल के आधे के बराबर। ठीक है, तो इस पर जो मान लीजिए जोड़ने के बाद इस पर Q1 डैश हो जाएगा, ठीक, और इस पर Q2 डैश हो जाएगा। तो जो आवेश होगा ये Q1 डैश, ठीक है, दोनों आवेशों का योगफल का आधा इसको मिल जाएगा और Q2 को भी इतना ही मिल जाएगा, मतलब बराबर बराबर हो जाएगा। और बराबर होगा तो फिर कितना होगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बातें आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बातें न्यूमेरिकल में काम लगेगी। तो फिलहाल आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल उस पर बनते हैं। ठीक है, सबसे खास बात ये है। राइट, तो अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।